आज का हमारा टॉपिक है राइट टू फ्रीडम, फंडामेंटल राइट में। इससे पहले हमने राइट टू इक्वलिटी किया था जो कि 14 से लेकर 18 तक था। ये 19 से लेकर 22 तक है। राइट टू फ्रीडम में जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो है 19 और 21। 21 हम केस लॉ के साथ जानेंगे और आइए अभी हम 19 जानते हैं। वैसे हम 22 तक पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 19 क्या कहता है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा। क्लॉज 1, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट। जो भी इंडिया का सिटीजन है उसको कुछ राइट्स दिया गया है। आइए ए में क्या लिखा है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप बोल सकते हैं, एक्सप्रेशन कर सकते हैं। तो एक्सप्रेशन से यहाँ पर क्या मतलब है, ये मतलब है जैसा कि लोग बोलता है ना कि आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, तो मतलब जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, इंडिया जीत गया, हमेशा ही जीतता है, अगर जीत गया तो आप झंडा लहरा रहे हैं, ये आपका एक खुशी इजहार करने का तरीका है, ये आपका एक्सप्रेशन है। स्पीच तो आप सब जानते हैं कि क्या बोलना है नहीं बोलना है, ये लिमिटेशन के साथ है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बी, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। अब कोई भी चीज़ आप असेंबल का मतलब आप बुला सकते हैं, लोगों को मीटिंग कर सकते हैं, 5 आदमी इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन बिना आर्म के, आपके पास हथियार ना हो। सी, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन और कोऑपरेटिव सोसाइटी। जैसे कि यूनियन क्या होता है, किसान यूनियन होता है, किसी भी फैक्ट्री में चल जाइए वहाँ पर लेबर यूनियन होता है। ये सब यूनियन है, यानी कि व्यक्ति इकट्ठा होता है, इसका एक लीडर होता है और वो अपने यूनियन के लिए काम करता है। तो आप वो भी काम कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है राइट टू फ्रीडम के अंदर। डी, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के अंदर कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ई, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटोरी ऑफ इंडिया। आप इंडिया के अंदर कहीं भी सेटल हो सकते हैं, यानी कि देखिए, घूमने में और सेटल होने में दोनों में डिफरेंस है। घूमने के लिए आप जा सकते हैं और सेटल होने के लिए भी आप कहीं भी इंडिया, मतलब कि आप परिवार के साथ कहीं पर मकान वकान लेकर, जमीन वमीन लेकर आप घर वर बनाकर रह सकते हैं। और एफ, एफ जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी था, तो इसको हटा दिया गया। राइट टू प्रॉपर्टी इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि सबसे पहले ये एक झंझट हुआ था रेलवे को लेकर, रेलवे की पटरियों को लेकर, तो लोग देते नहीं थे और ये फंडामेंटल राइट था, तो आप सुप्रीम कोर्ट इसको हटा, मतलब बोल भी नहीं सकता, तो इस राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, यानी फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया जो कि आर्टिकल 300A में है। और जी है, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप कोई भी प्रोफेशन को आज मतलब चला सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन में काम कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेड आप चला सकते हैं। अब यहाँ से 2 से, ये तो था क्लॉज 1, ये तो आपको 6 तरह का राइट दिया। अब यहाँ 2 से लेकर 6 तक जो क्लॉज है ये बात करता है लिमिटेशन का, कि कितना बोल सकते हैं, कितना एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर है, नथिंग इन सब क्लॉज ए ऑफ क्लॉज 1 शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ और प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ इन सो फार एज सच लॉ इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये वर्ड को याद रखिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है हमेशा कि जो भी इम्पोज किया जा रहा है रिस्ट्रिक्शन वो फेयर हो, ठीक है, आर्बिट्री ना हो। सबसे पहली बात, ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय द सेड सब क्लॉज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। यानी कि अखंडता, यानी कि अखंडता और संप्रभुता इसको बोला जाता है, यानी कि आपका जो इंडिपेंडेंट है, आप जो इंडिपेंडेंट है ना, आप आज़ाद हैं, उस पर भी कोई खतरा नहीं आना चाहिए और एकता पर भी कोई खतरा नहीं आना चाहिए भारत का। और जो स्टेट है उसके सिक्योरिटी पर भी कोई खतरा नहीं आना चाहिए। किस चीज़ से? आपके बोलने से या आपके एक्सप्रेशन करने से। आप इंडिया के अंदर हैं, मान के चलिए आप इंडिया के अंदर हैं और आप पाकिस्तान का झंडा लेकर घूम रहे हैं, 50 आदमी से निकले और पाकिस्तान का झंडा लेकर घूमने लगे। आप बोलेंगे कि राइट टू एक्सप्रेशन है हमारा, नहीं। इससे क्या हुआ ना, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट जो है वो हर्ट हो गया, मतलब कि सॉरी, खतरे में आ गया है। क्योंकि अब व्यक्ति देखेगा तो आपके जान को भी खतरा है वैसे, लेकिन यहाँ पर स्टेट की सिक्योरिटी को भी खतरा है। जो इंडिया को होते हुए ये पाकिस्तान का झंडा क्यों लहरा रहा है, क्या पीछे रीजन है इसका? तो इससे आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा राइट टू एक्सप्रेशन है। उसके बाद फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, यानी कि विदेशों के साथ जो हमारा रिश्ता है उसको आप खराब नहीं कर सकते। जैसे एक बार एक कहानी हुआ था दिल्ली में, आप लोग हाँ, जो ये वीडियो देख रहा होगा वो ऑफकोर्स जानता होगा कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे और दिल्ली में हिंसा हो गया था। तो ये इस तरीके का जो हिंसा है ना, इसको हम राइट टू एक्सप्रेशन या फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं ले सकते हैं, ए के अंदर। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि इससे हमारा जो फॉरेन रिलेशन है वो खराब हो जाएगा। क्योंकि वो बोलेगा यहाँ पर कैसा आदमी रहता है जो मेरे खिलाफ आंदोलन कर रहा है। आंदोलन करने का अधिकार है आपको,
लेकिन ऐसा आंदोलन नहीं कीजिए जिससे कि फॉरेन स्टेट जो है रिलेशन है सरकार का देश का वो खराब हो जाए। उसके बाद पब्लिक ऑर्डर, उसके बाद मॉरलिटी, यानी कि जो नैतिकता है वो देश का जो नैतिकता है वो ना खराब हो जाए। उसके बाद अब आप इतना ना बोलें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाए, डिफामेशन हो जाए, या किसी व्यक्ति को हर्ट पहुंच जाए, उसके भावनाओं को ठेस लग जाए, तो इस तरीके का ये सब ऑफेंस में मतलब काउंट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद 3 है, नथिंग इन सब क्लॉज बी ऑफ द सेड क्लॉज शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी। अब देखिए यहाँ पर कोई अंतर नहीं है, जो हमने 2 में पढ़ा और जो 3 में पढ़ा, सिर्फ वहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, बस इतना ही अंतर है दोनों में। उसके बाद है 4 में भी बात वही है जो हमने 2 में पढ़ा, बस यहाँ पर सी है, ये सी के लिए है, वो बी के लिए है, उससे ऊपर वाला ए के लिए है। उसके बाद 5 में डी और ई के बारे में बात कर रहा है, बाकी यहाँ तक सब कुछ सेम है। जो reasonable restrictions exercise of any of the rights conferred by the said subclause either in the interest of the general public for the protection of the interest of any scheduled tribe। नहीं, यहाँ पर जो बात है DEE में, यहाँ पर रेसिडेंस का बात हो रहा है और सेटल होने का बात हो रहा था ना, कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी घूम सकता है और कहीं भी सेटल हो सकता है, यहाँ पर ये बात था। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टेट जो है वो रूल बना सकता है। 4 तक हमने पढ़ा कि स्टेट रूल क्या क्या बना सकता है। 5 में रिस्ट्रिक्शन है कि स्टेट चाहे तो रूल बना सकता है कि आपको रोक सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब है, और जनरल पब्लिक के लिए, अगर जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई बात है तो वो उसके लिए स्टेट आपको रोक सकता है, तब भी ये आपकी आज़ादी नहीं रह जाएगी, आप कहीं भी घूम नहीं सकते हैं। अगर स्टेट बोल दे कि आप केदारनाथ नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी कोई भी रीज़न हो, अभी आप केदारनाथ नहीं जाएंगे, इसका मतलब आप नहीं जाएंगे। अब ये नहीं बोल सकते कि नहीं हमारा तो अधिकार है इंडिया के अंदर कहीं भी घूमना, हम घूमेंगे, तो ये नहीं हो सकता। कहीं पर शेड्यूल ट्राइब रह रहा है, वहाँ पर आप बोलेंगे नहीं हम भी यहाँ पर ज़मीन खरीद के बस जाएंगे। तो अगर सरकार चाहे, सरकार जानता है कि यहाँ पर ज़मीन एक खरीदेगा 1 कट्ठा, हाँ, और बाकी शेड्यूल ट्राइब से लिखाएगा 5 कट्ठा, यानी कि बेईमानी कर झूठ बोलकर, या कुछ भी, या आपको खतरा हो या उसको खतरा हो, तो इस कंडीशन में भी स्टेट लॉ बना सकता है। और यहाँ तक जितना भी हमने ऊपर पढ़ा है और नीचे पढ़ेंगे, उसमें जो लॉ पहले से है उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा हमारा फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम। जो लॉ है वो लॉ है। अगर डिफामेशन का लॉ है तो अगर आप किसी को गाली देते हैं तो वो डिफामेशन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा बोलने का आज़ादी है इसीलिए हमने उसको गाली दिया, इसीलिए हमने उसे डिफेम किया, आप ये नहीं बोल सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है। 6 बोलता है नथिंग इन सब क्लॉज जी ऑफ द सेट क्लॉज शैल इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लॉ। जैसा कि हमने पहले कहा कि जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो लॉ इंडिया के अंदर कानून काम कर रहा है, उसको कोई भी हार्म, ये जो फंडामेंटल राइट हम पढ़ रहे हैं वो इफेक्ट नहीं करेगा। ना तो स्टेट को कोई जो पब्लिक, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में अगर कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है तो वैसा कानून बनाने से भी स्टेट को कोई रोक नहीं सकता है, और ना तो स्टेट को ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाने से कोई रोक सकता है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ है कि कैसे रोकेगा। आप ट्रेड है, बिजनेस है, मतलब ऑक्यूपेशन है, तो किस तरीके का कानून ला सकता है स्टेट। तो स्टेट जो लॉ बना सकता है वो 1 में दिया गया है, द प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन नेसेसरी फॉर प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन और कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस एक्सेट्रा। इसमें कहा जा रहा है कि अब कोई भी काम करने के लिए, यानी कि सरकार चाहे तो एक प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन बता सकती है कि ये काम करने के लिए आपको ये डिग्री होना चाहिए। मान के चलिए आपको इलाज करने के लिए आपके पास डॉक्टर का डिग्री होना चाहिए, ये आपको मकान बनाने के लिए, मतलब इंडस्ट्री में काम करने के लिए आपको इंजीनियर होना पड़ेगा, आप इंजीनियर बनिए। तो इस सब तरीके का काम होता है। अब इंजीनियर बोलेगा वो किया हुआ इंजीनियरिंग, मान के चलिए बीटेक किया हुआ है, ठीक है, और वो चला जाएगा कोर्ट में केस लड़ने के लिए। हालांकि ये एक लॉ है, हम दूसरा एग्जांपल ले लेंगे कि वो भी लड़ सकता है केस में, अपना केस सिर्फ लड़ सकता है, दूसरे का नहीं लड़ सकता है। हाँ, लेकिन मान के चलिए वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, और वो बोलेगा कि आज से हम ऑपरेशन करेंगे, चलो खोल दो यहाँ पर एक हॉस्पिटल, हम आज से ऑपरेशन शुरू करेंगे, ये हमारा अधिकार है। लेकिन यह अधिकार उसका फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि सरकार ने वहाँ पर लिख रखा है कि डॉक्टर ही इलाज करेगा। तो ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, इसको लेकर जो स्टेट है वो लॉ बना सकता है, ये आर्टिकल उसको नहीं रोकेगा लॉ बनाने से। ठीक है। अब कोई सेकंड में आगे बात करते हैं, द कैरिंग ऑन बाय द स्टेट और बाय कॉर्पोरेशन ऑन और कंट्रोल बाय द स्टेट ऑफ एनी ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्री और सर्विस वेदर टू द एक्सक्लूजन कंप्लीट और पार्शियली ऑफ सिटीजन अदरवाइज। इसमें कहा जा रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा।
अब कोई ऐसा बिजनेस है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है जिसको सरकार ही चलाएगा, सरकारी के द्वारा ही कंट्रोल होगा। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका हो जाएगा गन फैक्ट्री। जो गन फैक्ट्री है वो कंट्रोल में किसका आएगा? सरकार का आएगा। जो गन फैक्ट्री यानी यहाँ पर गन बनता है, गोली बनता है, वो किसके द्वारा? स्टेट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो अगर स्टेट चाहे तो इस सब चीज से उसको निकाल सकता है बाहर, कि ये किसी भी सिटीजन नहीं, ये कोई सिटीजन नहीं कर सकता है। अगर बिजनेस है तो इसको कंट्रोल स्टेट करेगा या कोई कॉरपोरेशन उसको खरीदेगा, ये स्टेट के द्वारा ही काम किया जाएगा। जैसे बिजली का काम है, यानी कि बिजली जो है, बिजली या बिजली हो गया या रेलवे हो गया, अब वो बोलेगा नहीं हम अपना रेल चलाएंगे, नहीं, ये नहीं हो पाएगा। अगर सरकार चला सकता है, अगर सरकार परमिट करे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हम कुछ भी करेंगे। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आप भी इंटेलिजेंट हैं, आप खुद भी कुछ समझ गए होंगे कि हमने क्या बताया है। कुछ भी हो सकता है अगर स्टेट चाहे तो, लेकिन अगर स्टेट चाहे तो रूल बना सकता है कि ये काम सब जो है ये सिटीजन नहीं करेगा बड़े लेवल पर। उसके बाद हम आते हैं 20 पर। 19 क्लियर हो गया हो। 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। अब किसी भी व्यक्ति को कन्विक्शन यानी कि अपराध किया, उसको पकड़ा गया, जेल भेजना है, कन्विक्ट करना है, तो उसमें जो प्रोटेक्शन देता है वो आर्टिकल 20 देता है। क्लॉज 1 नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस nor be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offense। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति को बिना अपराध के आप कन्विक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो लॉ ना तोड़ा हो। कैसा लॉ? जो उस समय में ऑफेंस है, जैसे आज किया, अब उसका अमेंडमेंट होकर वो कल ऑफेंस हो गया तो नहीं, तो इसको सजा नहीं मिलेगा क्योंकि वो कल ऑफेंस हुआ। जब वो एक्ट हुआ है, जब वो काम हुआ है, तब वो ऑफेंस होना चाहिए, यानी आईपीसी के अंदर वो तब ऑफेंस होना चाहिए। और जो सजा है उसका, जो उस टाइम में सजा है, चाहे बाद में वो घट जाए, घटने वाले में तो मिल जाता है, अगर वो बढ़ जाता है, मान के चलिए कोई अपराध हुआ, वो उसमें 200 रुपया फाइन है, जिस दिन वो अपराध किया था उस दिन उसका 200 रुपया फाइन था। अब 1 महीने के बाद जब उसका ट्रायल चल रहा था, अंडर ट्रायल था, 1 महीने बाद उसका 5000 फाइन हो गया, तो वो 5000 फाइन नहीं देगा, वो 200 ही रुपया फाइन देगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्लॉज 2 बोल रहा है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, ये डबल जीओपार्डी का बात कर रहा है, ये सीआरपीसी में आई थिंक 300 में है, काइंड नॉट कंफर्म, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में है कि कोई भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता। एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दिया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सारा आदमी बोलता है, कभी कभी सुनने में आता है कि 1 खून किए फिर भी उतना सजा, 2 खून किए फिर भी उतना सजा। नहीं, ये गलत है। आप जब सीआरपीसी पढ़ेंगे, मेरा वीडियो भी है, उसमें कहा जाता है कि जो इनहेंस हो जाता है, जो आपका पनिशमेंट है वो बढ़ जाएगा। और ये नहीं है कि एक बार आपको सजा मिल गया तो दोबारा नहीं मिलेगा, सेम ऑफेंस के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब एक ऑफेंस के लिए एक ही बार सजा मिलेगा, लेकिन वहां पर सेम पर्सन भी होना चाहिए। अगर आप एक व्यक्ति के घर चोरी करते हैं तो उसके लिए आपको सजा मिल गया, फिर उसी के लिए सजा नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप दोबारा सेकंड ऑफेंस फिर उसी के घर में चोरी करते हैं ना, तो फिर आपको दोबारा सजा मिलेगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। 3 नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि तुम अपने ही खिलाफ अपराध दे दो, अपने ही खिलाफ गवाही दो, अपने ही खिलाफ विटनेस बनो, ये आप किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते हैं। ये प्रोविजन सीआरपीसी में भी है। 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये सिर्फ 2 लाइन में नहीं है, ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीड्यूर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि किसी भी व्यक्ति को आप उसका पर्सनल लिबर्टी को नहीं छीन सकते, उसके लाइफ को नहीं छीन सकते, जिंदगी को छीन नहीं सकते, या उसकी आज़ादी को नहीं छीन सकते, सिर्फ जो प्रोसीड्यूर ऑफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, यानी कि जो लॉ है, जो कानून है, उसको छोड़कर। तो ये जो 21 है, इसमें एक केस था गोपालन केस था, 1950 में हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहली बात तो आपको केस जानना होगा, इसमें जो गोपालन था, इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर गिरफ्तार कर लिया जाता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना, कि ये व्यक्ति अपराध करेगा, तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर। तो वो गया आगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन देते हुए कहा कि हम सिर्फ लॉ देखेंगे,
वो लॉ कैसा है गलत है हम लेजिस्लेशन नहीं देखेंगे, हम लॉ नहीं देखेंगे कि लॉ सही है कि गलत है, हम नहीं देखेंगे, बस लॉ है हम ये देखेंगे कि लॉ के अंदर यह कानून है, इस कानून के तहत इसको गिरफ्तार किया गया, ये सही है। ये गोपालन के केस में कहा गया था। लेकिन जस्ट इसके बाद आ जाता है मेनका गांधी का केस। तो मेनका गांधी का केस में पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है, लेकिन हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ही बारे में बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है। उसमें कहा जाता है कि ये जो बात हो रहा है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, इसको एक वाइड इंटरप्रिटेशन देते हुए कहा कि ठीक है जो भी लॉ बनाया जाएगा, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हम बोल सकते हैं इसको, जो कि अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। इसमें कहा गया कि जो भी लॉ है वो कैसा होना चाहिए, वो राइट, जस्ट एंड फेयर होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो ये प्रोसीड्यूर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ था, अब कोर्ट सिर्फ यही नहीं देखेगी कि ये लॉ है कि नहीं है, ये लॉ सही है कि नहीं है, ये भी देखेगी कि किसी व्यक्ति को ये लॉ है, ठीक है लॉ बन गया, अब कोई व्यक्ति चैलेंज गया कोर्ट में जाने के बाद अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी सम्मिलित हो गया उसमें। अब वो सिर्फ हमको आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव से नहीं बचाएगा, अब वो हमको लेजिस्लेशन के भी रूल से बचाएगा, यानी कि गलत कानून से भी बचा लेगा। अगर कोई गलत कानून है तो कोर्ट ये भी देखेगा कि यह लॉ ही सही है कि नहीं है, ये लॉ जो बनाया गया है ये राइट है, जस्ट है एंड फेयर है कि नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तभी जाकर आर्टिकल 21 का समापन होगा, यानी कि आर्टिकल 21 पूरा होगा। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ही केस आपको जानना था, एक मेनका गांधी केस, पहले गोपालन केस और फिर मेनका गांधी केस। ध्यान में रखिएगा ये दोनों केसों को। गोपालन केस में नैरो इंटरप्रिटेशन देकर कहा गया कि जो लॉ है हम सिर्फ लॉ देखेंगे, ये लॉ कैसा है वो हम नहीं देखेंगे, हमको सिर्फ लॉ से मतलब है। लेकिन मेनका गांधी के केस में जो जजमेंट आया था तो उनमें कहा गया था कि हम लॉ जो बनेगा, जो लॉ है वो कैसा है, राइट है, फेयर है, जस्ट है कि नहीं, हम ये भी देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 21A राइट टू एजुकेशन, ये 86th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। 86th अमेंडमेंट से ही शायद जोड़ा गया था, हाँ 86 अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। ये इसमें कहा गया था कि जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो सभी बच्चे को दिया जाए जो कि 6 साल से लेकर 14 साल तक का है स्टेट के द्वारा। अब लास्ट राइट टू फ्रीडम का जो सेक्शन है वो 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केस। Clause 1 no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall he be denied the right to consult and to be defended by a legal practitioner of his choice। इसमें कहा जा रहा है कोई भी व्यक्ति को यदि आप अरेस्ट करते हैं, डिटेंड करते हैं कस्टडी में, बिना उसको इन्फॉर्म किए हुए, जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके आप उसको ग्राउंड बताइए कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है। ठीक है, और आप उसको रोक नहीं सकते अपना डिफेंड करने के लिए, अपने लीगल जो उसका यानी कि एडवोकेट होगा, लॉयर होगा, जो भी लीगल प्रैक्टिशनर है उससे मिलने के लिए वो अपने चॉइस का चुनेगा अपना डिफेंड करने के लिए, ये तो सबको पता है। 2 every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate, and no such person shall be detained in custody beyond the said period without the authority of a magistrate। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, कितने बार हम यहाँ पर एक गलती करते हैं कि हम जब से हम अरेस्ट होते हैं ना तब से हम 24 घंटा जोड़ना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपको घर से अरेस्ट किया, फिर आपको थाना ले गया, तब तक जो टाइम लगा वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा, हट जाएगा वो टाइम। ये एविडेंस एक्ट में भी दिया गया है, तो उतना जो चीज है उसको हटा दिया जाएगा। और ये जो 24 घंटा है ना, ये थाने में रखने का टाइम है, थाने में आपको 24 घंटा रख सकता है। ठीक है, आपका अरेस्टिंग से 24 घंटा नहीं देखा जाएगा, वो बोल देगा जितना उसको थाने में जाने में टाइम लगा, फिर थाने से आपके कोर्ट जाने में टाइम लगा, ये सब जो मतलब टाइम है ये सब एक्सक्लूड हो जाएगा। उसके बाद थर्ड है नथिंग इन क्लॉज, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के, या जो भी अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट, हाँ मजिस्ट्रेट के अथॉरिटी के बिना आप उसको नहीं रख सकते हैं 24 घंटे से ज़्यादा। थर्ड, हालांकि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का बात अच्छा आगे है देखते हैं। नथिंग इन क्लॉज 1 and 2, यानी कि 1 और 2 में जो हमने पढ़ा था वो, टू एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी अलाइन। अब कोई जो दुश्मन है
वो नहीं होना चाहिए, हम देश का दुश्मन, ठीक है। बी, टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब कोई भी ऐसा लॉ जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अरेस्ट किया गया है तो उसमें जो क्लॉज 1 और 2 है वो लागू नहीं होगा। 4, नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन फॉर अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन 3 मंथ। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रिवेंटिव, अब बोलिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर पकड़ लिया और फिर उसको 3 महीने तक के जेल में रख सकता है, डिटेंड कर रख सकता है। अब लेकिन अनलेस यहाँ पर लिखा गया है, अनलेस an advisory board consisting of a person who are or have been or are qualified to be appointed as a judge of high court has reported before the expiration of the said period of 3 months that there is in its opinion sufficient cause for such detention। इसमें कहा जा रहा है कि अब यदि 3 मंथ का जो समय है वो खत्म हो गया तो जो एडवाइजरी बोर्ड है वो एडवाइजरी बोर्ड में कौन होगा, जो ऐसा व्यक्ति होगा जो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए अपॉइंट है, ठीक है। तो उसको 3 मंथ से पहले, यानी कि जो 3 मंथ डेट दिया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वो खत्म होता है, उससे पहले ही उसका ओपिनियन लिया जाएगा उस डिटेंशन के लिए, खत्म होने से पहले कि उसको बढ़ाया जाए या रखा जाए। प्रोवाइडेड, हालांकि that nothing in this sub-clause shall authorize the detention of any person beyond the maximum period prescribed by any law made by Parliament under sub-clause B of clause 7। अब इसमें कहा जा रहा है कि आगे हम 7 में देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति को 3 महीने से रखा, 3 महीने से ज़्यादा भी रखा, लेकिन जो जिस चीज़ के लिए उसको पकड़ा गया ना, ठीक है, अगर उसका सजा मान के चलिए उसमें सजा है 4 महीने तक का, 5 महीने तक का, साल भर का, तो अब जो मैक्सिमम टाइम पीरियड है उस चीज़ का, ठीक है, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते किसी भी व्यक्ति को। बी, सच पर्सन इज डिटेन्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट अंडर सब क्लॉज ए एंड बी ऑफ क्लॉज 7। अब किसी भी व्यक्ति को, अभी हम 7 में पढ़ेंगे, इस 7 का बात कर रहा है, वो 7 में क्या है कि पार्लियामेंट को पावर दिया गया है कि वो लॉ बना सकता है, किसके लिए, कि कितना दिन तक किस अपराध में कितने दिन तक व्यक्ति को रखा जा सकता है। अब है हमारा 5, when any person is detained in the presence of any order made under any law providing for preventive detention, the authority making the order shall as soon as may be communicate to such person the grounds on which the order has been made and shall report him the earliest opportunity of making a representation against the order। इसमें साफ साफ कहा जा रहा है कि जो भी किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि उसको डिटेंड किया जाता है, तो जल्द से जल्द जितना से जल्दी हो सके उस व्यक्ति से कम्युनिकेट कीजिए, उस व्यक्ति को बताइए कि किस ग्राउंड के आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया है, क्या उसका क्या ऑर्डर है उसके अगेंस्ट, ठीक है, ये उसको बताया जाना चाहिए, उसे बताया जाएगा और उस व्यक्ति को खुद का डिफेंड करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा, उसको खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए उस ऑर्डर के अगेंस्ट एक अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये 5 बोल रहा है। 6, ठीक 5 का उल्टा बोल रहा है कि 5 जो हमने 5 क्लॉज में जो हम पढ़ा, अभी हमने पढ़ा, वो 6 बोल रहा है कि 5 अगर जो अथॉरिटी है जो वो ऑर्डर बनाता है, अगर वो चाहे, अगर उसको ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को यह बात बताने से, यानी इसके साथ ये बात शेयर करने से, कम्युनिकेट करने से पब्लिक इंटरेस्ट को खतरा है, तो वो चाहे तो नहीं भी बता सकता उस व्यक्ति को, उसके गिरफ्तार करने का जो ग्राउंड बता देगा। हालांकि ये अथॉरिटी का मतलब है, लेकिन यहाँ पर जो कहने का मतलब है वो ये है कि उसको सिर्फ ग्राउंड बता सकता है, लेकिन उसको क्यों गिरफ्तार किया गया, उसका क्या प्लान था, ये सब उसको नहीं बताया जाएगा अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट। अब है क्लॉज 7, पार्लियामेंट में बाय लॉ। ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का जो लॉ है, पार्लियामेंट क्या लॉ बना सकता है। तो ये बता रहा है द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एंड द क्लास और क्लासेस ऑफ केसेस इन विच अ पर्सन मे बी डिटेन्ड और अ पीरियड लॉन्गर देन 3 months अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन विदाउट ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ एन एडवाइजरी बोर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सब क्लॉज ए ऑफ सब क्लॉज 4। इसमें कहा जाता है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कि 3 महीने से ज़्यादा रखने के लिए एडवाइजरी बोर्ड से पूछा जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पर वही बात मतलब ठीक उसका उल्टा बता रहा है कि किस सर्कमस्टांसेस में, किस क्लास के ऑफेंस में, यानी किस तरीके का प्रिवेंटिव जो डिटेंशन किया गया है, अपराध किस तरीके का है और किस सिचुएशन में जो पार्लियामेंट है वो एडवाइजरी बोर्ड का जो एडवाइस है वो लिए बिना ही 3 महीने से ज़्यादा तक किसी व्यक्ति को रख सकता है। यानी कि हमने जो ऊपर पढ़ा था कि एडवाइजरी बोर्ड से 3 महीने से अगर किसी को ज़्यादा रखना है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर तो एडवाइजरी बोर्ड से लेना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। पर यहाँ पर लिखा है कि किस केस में एडवाइजरी बोर्ड से बिना पूछे ही
व्यक्ति को 3 मंथ से ज़्यादा रखना, इस तरीके का लॉ पार्लियामेंट बना सकता है। बी, द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एनी पर्सन मे बी इन एनी क्लास और क्लासेस ऑफ अ केस बी डिटेन्ड अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर क्या मैक्सिमम पीरियड होगा, मतलब एक तरह से आप समझिए कि डिग्री है, यहाँ पर क्लासेस जो लिखा हुआ है केस का, एक तरह से डिग्री हो गया कि किस तरीके ऑफेंस कैसा है, किस तरीके का वो करने वाला था जिसको प्रिवेंट किया गया है। तो ये जो मैक्सिमम पीरियड होगा वो किसके द्वारा डिसाइड किया गया होगा, पार्लियामेंट के द्वारा किया गया होगा कि इस क्लास के अंदर, यानी कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन कोई छोटे मोटे अपराध के लिए किया गया है तो इस व्यक्ति को मैक्सिमम इतने दिन तक रखा जा सकता है। ये कौन डिसाइड करेगा, लॉ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। जैसा लॉ बना दिया गया है तो उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते हैं, जो लॉ बन गया है। अब अमेंडमेंट होगा वो अलग बात है, लेकिन जो लॉ बन गया है उसमें जो मैक्सिमम पीरियड है वो बना सकेगी कौन, पार्लियामेंट। सी, द प्रोसीड्यूर टू बी फॉलोड बाय एन एडवाइजरी बोर्ड एन इंक्वायरी। अब एडवाइजरी बोर्ड जो है वो इंक्वायरी कैसे करेगी, यानी कि उसमें क्या प्रोसीड्यूर फॉलो होगा, ये भी रूल कौन बनाएगा, पार्लियामेंट। तो बचा क्या एडवाइजरी बोर्ड के पास, कुछ नहीं, लेकिन ये कानून है, आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़िए। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो होगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक, और उसके बाद हमने पढ़ा था राइट टू फ्रीडम 19 से लेकर 22 तक। फ्रीडम के साथ हमने लिमिटेशन भी पढ़ा। आर्टिकल 21 के साथ हमने 2 केस पढ़ा, गोपालन केस और मेनिका गांधी केस। आप भी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% क्वेश्चन वहां से आएगा ही आएगा, चाहे आप किसी भी चीज में हो। उसके बाद किसी भी चीज़ का मतलब जनरल कंपटीशन और लॉ वाला, जुडिशरी से वाला। अब ये नहीं कि आप मेडिकल के एग्जाम में पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। उसके बाद या इंजीनियरिंग के एग्जाम में नहीं पूछेगा। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।